वेलकम टू CLC जुडिशियल। यह बिहार जे इंटरव्यू लाइव मॉक इंटरव्यू सेशन का पार्ट 11 है। इससे पहले हम लोगों ने 10 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड कर रखा है यूट्यूब पर। इसको देखते हुए आप अपने इंटरव्यू की एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बिहार APO मॉक इंटरव्यू के भी 72, 75 ऐसे ही समवट 70 प्लस पार्ट हैं। उनमें भी बिहार इंटरव्यू APO इंटरव्यू में बहुत सारे सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनके आंसर बताए गए हैं। तो इस तरीके से आप करेंगे तो एक इंटरव्यू के लिए आपका बेहतरीन क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाएगा, अच्छी तैयारी हो सकती है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपको बता दें कि हम लोग इस बार प्रीवियस बिहार जे इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके आंसर हर 31, 30, 29, 28, 27 तो वो सब भी करा रहा है। इंटरव्यू बहुत ही सिंपल है। आपसे चंद सवाल पूछे जाएंगे। आपको उन चंद सवालों के जवाब किस तरीके से देने हैं, फेशियल एक्सप्रेशन क्या हो, बॉडी लैंग्वेज क्या हो, और जितना शॉर्ट में देंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और इंटरव्यू के बहुत सारी चीज़ें हैं तो एक वीडियो में नहीं हो सकती, इसलिए हम लोगों ने इसे कई पार्ट में बनाया हुआ है। आप इन सारे पार्ट को जरूर देखेंगे। प्लस इसके अलावा कुछ स्टूडेंट बोल नहीं पाते, कुछ ज़्यादा बोलते, तो हम लोग बेसिक नेसेसरी ट्रेनिंग भी देते, 1-to-1 सेशन सब्जेक्ट वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी करा रहा है। इंटरव्यू बेसिकली आपका 2 पार्ट में, इनफॉर्मल और फॉर्मल पार्ट। इनफॉर्मल पार्ट में अभी आप क्या कर रहे हैं, जज क्यों बनना चाहते, LLB आपने क्यों किया, इस तरह के तमाम सारे सवाल पूछे जाते हैं। फॉर्मल पार्ट में सब्जेक्टिव जैसे IPC, कॉन्स्टी, फैमिली लॉ, TPA, प्रोसीजर, इन सारे सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ के अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो हमें 9262810582 पर अपना नाम बिहार जे इंटरव्यू लिख कर व्हाट्सएप कर दें। आपको कुछ औपचारिक फॉर्मेलिटीज के बाद आपको इंटरव्यू वाले बैच में ऐड कर दिया जाएगा। एक एडमिशन फॉर्म भी आपको भरना पड़ेगा। अगर आप कैंडिडेट हैं तो इस वीडियो हमारे साथ जुड़ के अपने सपने को साकार कीजिए। और अगर आप कैंडिडेट नहीं हैं तो आपकी जानकारी में अगर कोई भी आपका जानने वाला बिहार जे इंटरव्यू का इस बार का कैंडिडेट है तो उन तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। तो आइए देखते हैं पार्ट 11। 30 क्वेश्चन पोस्ट किए हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन पिछले इंटरव्यूज में पूछे गए हैं। इंटरव्यू में कोई नया सा या अलग सा, मतलब एक ही पैटर्न का क्वेश्चन होता, तो इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपको बेसिक बस आंसर करते जाना है। जो क्वेश्चन हमने पोस्ट किए हैं ग्रुप में, ये सारे पिछले बिहार इंटरव्यू में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो और एक दो और सेशन पिछले इंटरव्यूज में बहुत सारे क्वेश्चंस को करा दिया गया है। और जो क्वेश्चंस नहीं हो पाए थे, अब व्हाट इज दिस क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज यूटिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बताइए आप में से कोई। यस, बताइए। Constitution is supreme law of land. It shapes our political structure and tells about how our political system works in the country. आप एक सेकंड, आपने शब्द इस्तेमाल किया पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, अगर हम गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर एंड इट्स एजेंसीज, क्या बेहतर, गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर से, हाँ, तो उसको आप लोग भी सारे बच्चे लोग
मतलब ये जैसे बोल रहे हैं ना तो उसको नोट करते चलिएगा। हाँ, यस, आगे कंटिन्यू कीजिए। आगे कंटिन्यू कीजिए, बोल रहे थे आप। The Constitution is basic document or a basic law that governs how a government will work in a country and how the governmental setup of agencies or institution will work in the country. आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, आलोक जी बताइए, व्हाट इज यूटिलिटी, संविधान की उपयोगिता क्या है? यस, आलोक चौरसिया, आप बताइए, हैंड रेज किया आपने। जी सर। जी जी। संविधान किसी भी देश की वह शासन व्यवस्था होती है जिसके अनुसार उस देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। संविधान किसी भी देश की व्यवस्था होती है जिसके अनुसार उस देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है और सभी विधियां उसी संविधान से ही निकलती है, उसके अंतर्गत ही कार्य करती है, उसके बाहर नहीं जा सकती है। यही संविधान की उपयोगिता है। यस, देवाशीष आपने हैंड रेज किया था, बताइए। यूटिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सर, कॉन्स्टिट्यूशन की यूटिलिटी ये है कि जो भी प्रियम्बल में हमारे एसेंशियल फीचर्स हैं, जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी, इन सबको प्रिवेल करके रखना, और साथ ही साथ सर हमारे देश में जो नेशन है वहां पे सर पैटर्निटी को सर मेंटेन रखना। केवल प्रियम्बल ही और बाकी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन का? सर प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो सर रहेगा ही, साथ ही साथ ये सारे जो एसेंशियल फीचर्स हैं। प्रियम्बल मेन है या कॉन्स्टिट्यूशन मेन है? सर कॉन्स्टिट्यूशन मेन है सर। तो जैसे मैं आपको समझाने के लिए, जैसे हम कोई सेक्शन पढ़ते हैं तो सेक्शन का हेडिंग होता है, तो प्रियम्बल उसी तरह से हेडिंग है, दिस इज ए विंडो। और जो आर्टिकल्स हैं दोज आर डिटेल्ड प्रोविजंस। यस सोमा सरकार, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? Sir, firstly, it gives us basic rules for coordination among the members of the society. It tells us how the decisions will be made by the government. And thirdly, sir, it imposes limitations on the power of the government. Don't you think that it's unnecessarily a long answer? Yes, sir, it is. प्रज्ञा, आप बताइए। So, talking about the utility of the Constitution, Yes. sir, it tells about the way in which the government and their polity has to be established, and it also tells about the rights of the people. So, these are the two main utility or the main features of the Constitution. This is a good answer. रामप्रीत, आप बताइए। It's establish a framework for government and set up basic. हाँ बताइए। रामप्रीत डिस्कनेक्ट। और भी कोई बताना चाहेंगे यूटिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? Hello, sir. यस यस, रामप्रीत बताइए। Hello. यस यस, बताइए। Sir, ठीक है बताइए।
आपका नेटवर्क डिस्टर्ब है, थोड़ा वेट कीजिए आप। हिना परवीन, आप बताइए। Sir, utility of the Constitution, sir, can be, sir, upheld the rule of law and safeguard the rights of the citizens and guarantees accountability of the government. दैट्स ए गुड आंसर। एक्सलेंट आंसर इसका क्या होगा? क्या हु इज एबव द लॉ? Sir, you are mute. कानून से ऊपर कौन है? सर आपका माइक म्यूट है सर। ओहो, हिना का आंसर अच्छा एक आंसर था। यस, प्रशांत कुमार प्रियदर्शी। Yes, sir. Utility of the Constitution lies in that, sir, it helps to maintain order in the society by defining rights and duties of their stakeholders, sir. ये स्टेक होल्डर तो जूरिस्ट का लैंग्वेज है। आपने सही बोला है, गलत नहीं बोला है, लेकिन इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड स्टेक होल्डर आप गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स, गवर्नमेंट, इट्स एजेंसीज एंड सिटीजन्स। स्टेक होल्डर इज ए डिसेंट वर्ड, बहुत ही अच्छा शब्द है। तो लेकिन ये इस तरह के आंसर से ऐसा लग रहा है कि आपने रट लिया है उन चीज़ों को। हमें आंसर अपने शब्दों में, आप जितना कोशिश करेंगे अपने शब्दों में आंसर देने का, उतना ही बेहतर हो। अब what could be the better answer of the utility of the constitution? Constitution क्या does it ensure supremacy of law? आप लोग बताइए। आई डू नॉट नो, आप लोग हमें बताइए। Yes, sir. इट या रूल ऑफ लॉ में इट्स रूल ऑफ द लॉ, नॉट ऑफ द रूलर। नन इज एबव द लॉ। तो अब सो फार एज यूटिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत तरीके से बहुत लंबे लंबे डिफिनीशन दिए गए हैं जूरिस्ट के द्वारा। It is a system of governance in which laws are supreme and none is above the law. Everything has to be conducted in accordance with the Constitution. इस तरह के क्वेश्चन यूटिलिटी ऑफ द Constitution जब आप बेसिक पार कर गया और जब आपको बहुत अच्छे नंबर, मतलब स्टार्टिंग में आपसे सिंपल क्वेश्चन होंगे, उन बैरियर्स को अगर आपने पास कर दिया तो थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन तो हालांकि पूछा गया। नेक्स्ट जो है, कैन वी सर्वाइव विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन? यस, प्रकाश आनंद। Sir, we cannot survive without constitution because it is a fundamental law. Every law derives its authority from constitution. So if there is no a basic law, then how can a society will be governed, and there will be a complete chaos in the society, sir. In England there is no constitution. क्या English people are surviving or not? Sir, it is not like that. There is no constitution in England. In England, there is no written constitution. However, there are some written documents, as for example, Magna Carta and Habeas Corpus Act. So they are being governed by that, and there are some basic conventions also. So there is some sort of constitution. We can say that. Prakash, excellent. You made me proud Thank you, today. This is the excellent answer.
Thank you so much, sir. बहुत ही बढ़िया आंसर है। और कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं होना, क्या हम लोग उसे लॉलेसनेस कह सकते हैं? So as far as constitution is concerned, as we know that it is the basic law, and every law derives its authority from constitution, whether it's pre-constitutional law or whether it's post-constitutional law. Simple question is, surviving without constitution means surviving into lawlessness. Yes, sir, we can say that. So constitution gives you the order of the law. It Yes, sir. also gives you system of the law. It also ensures supremacy of the law. अच्छा, एक चीज और आप लोग बताइए, एक बहुत अच्छा, और सारे स्टूडेंट सुनते हुए ध्यान से, पहले जो मैंने क्वेश्चन पोस्ट किया उसके आंसर भी लिख के आपको दिया गया हमारी तरफ से। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आज क्वेश्चन पोस्ट हुआ, आज ही हुआ है या कब किया था हमने? आज ही के सेशन का है, आज ही किया था मॉर्निंग में, जी याद नहीं आ रहा। Yes, sir, that's right. Yes, sir. हाँ, तो मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि दो तरीका है। एक तो जैसे मैं रेडीमेड आंसर आपको दिया, और दूसरा तरीका है इस तरह से डिस्कस कर दिया और आप नोट करते चले और अपने शब्दों में। हम लोगों का जो पिछला एक्सपीरियंस है, रेडीमेड आंसर में अधिकतर स्टूडेंट उसको रटने लगता है। रटा हुआ चीज अगर बीच में कुछ मिस हो जाए तो बिल्कुल अर्थ का अनर्थ हो जाता। तो जैसे डिस्कस हो रहा है, आपको बताया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है कैसे बोलना है, इनफैक्ट टीचिंग भी हो रही है। तो आप लोगों के हिसाब से क्या, डू यू वांट आंसर या डू यू वांट ए लाइट डिस्कशन? Like discussion, sir. वो रटे रटाया, Discussion is the way. हाँ रट, ये सारा कुछ करना चाह रहा है? सारा, यू हैव रेज हैंड, माइक शायद म्यूट होगा, चलिए एनीवे। तो दूसरा जो हम लोगों का एक्सपीरियंस है, रटा रटा आंसर, अब सभी स्टूडेंट के एक जैसे ही आंसर होने लगेंगे रटे रटा में। तो यू आर ऑल्सो इजली आइडेंटिफाइबल देयर। ये हम लोगों का पिछला अनुभव है। हम लोग रटा रटा, इस बार भी कुछ रटा रटा दिया, कुछ लिखत में आंसर दिया है। और आज जैसे आंसर आज जैसे आंसर नहीं दिया गया, तो हम लोग उन क्वेश्चंस को मेरे हिसाब से थोड़ा दिन करके देखते हैं। ओनली द क्वेश्चन, आपका टारगेट है कि आप स्टडी कीजिए, ग्रुप में डिस्कस कीजिए, तैयार होके आइए और मॉक दीजिए। तो इससे भी आपका बहुत बेहतरीन तैयारी हो जाए। उसको आप अपने शब्दों में थोड़ा दिन इसको भी करके देखते हैं एज ए टेस्ट, एज पर कैसा होता है। हम लोगों के पास सारी चीजें हैं, आंसर भी है रेडीमेड, डिस्कशन का भी मोड। तो ठीक है, आप लोगों ने कहा कि डिस्कस थोड़ा सा ऐसा हो जाए। जो नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन था, कैन वी सर्वाइव विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसके बारे में, इफ नो कॉन्स्टिट्यूशन
there may be lawlessness, total lawlessness, that may be even anarchy, that may be कौन सा रिपब्लिक, बनाना रिपब्लिक या एप्पल रिपब्लिक? सर इट इज बनाना रिपब्लिक ऑल्सो। तो अगर चलिए आपको आंसर भी बता दिया गया कि सर्वाइविंग विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी सिमिलर टू लिविंग इनटू टोटल लॉलेसनेस, इनटू ए बनाना रिपब्लिक वेयर माइट इज राइट। तो अब इसी को आपको बोलना है। नाउ आई एम आस्किंग यू कि कैन वी सर्वाइव विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन? ट्राई कीजिए, बोलिए इंटरव्यू में व्हाट एंड हाउ टू स्पीक, आपको क्या और कैसे बोलना है, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कुछ आंसर बता दिया गया आपको, इसे ट्राई कीजिए, कम फॉरवर्ड। यस सर, बोलिए। Sir, without constitution, it is impossible to govern the country. It is totally lawlessness, and that is into banana republic. Might is right. Constitution gives the supremacy of law. यस, और कोई ट्राई करना चाहेंगे? Yes, sir. जी जी बोलिए। Yes, sir. Sir, we can survive without the constitution, but our goals and dreams would be depend on the truth of arbitrary decisions. That may be equal to or may be total lawlessness. Yes, sir. इसमें Yes, sir. But हाँ बताइए। मैंने इतना अपने लैंग्वेज में देने का प्रयास किया। हाँ ठीक है। इसमें देखिए लैंग्वेज में देने का कुछ की वर्ड हम आपको बताएंगे, वो की वर्ड आपको जरूर इस्तेमाल करना। अब जैसे विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है लॉलेसनेस, तो लॉलेसनेस अब शब्दों के सिलेक्शन में आप लॉलेसनेस कहेंगे या बनाना रिपब्लिक कहेंगे या एनार्की कहेंगे। आर्मी लॉ, मिलिट्री रूल, तो क्या मिलिट्री रूल इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? No, sir, it is not. No, sir. Okay. तो मिलिट्री रूल, क्योंकि मिलिट्री पावरफुल है, माइट इज राइट। तो चलिए ये हम लोगों ने कर लिया। अगले क्वेश्चन पे आगे को बढ़ते हैं। ये रिलेशनशिप क्या है रूल ऑफ लॉ एंड विथ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? यस प्रकाश आनंद। Basically, rule of law and constitution both are complementary and supplementary to each other. If we observe the principles of constitutionalism or essentials of constitutionalism, we will find that there is rule of law as one of the most important factors that is constitutionalism. So, constitutionalism, the principle cannot be attained with rule of law. एक्सेलेंट, परफेक्ट। बाकी लोग भी ट्राई कीजिए। आप किसी ग्रुप में हो या नहीं प्रकाश? नो सर, मैं भी किसी ग्रुप में नहीं सर। चलो आपको किसी न किसी ग्रुप में हम ऐड कर देंगे। और इसी तरीके से आप चाहो तो अभी बहुत सारे बच्चे रह गए हैं, दे आर वेटिंग फॉर द ग्रुप। आप चाहो मॉडरेटर बनना तो आपको मॉडरेटर भी बनाया जा सकता है। जैसा भी हो आप बताइएगा मुझे।
I cannot force someone to be moderator. I can never force someone to necessarily join group discussion. ये आपकी चॉइस है. If you are interested, I never superimpose my preference upon any student. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे तो हम लोगों ने कर लिया था. ये पूछा गया था कि व्हाई सुप्रीम कोर्ट हेल्ड बीसीसीआई नॉट एज ए स्टेट. यस बताइए. Sir, BCCI is basically the parameters which were given by the Honorable Supreme Court. BCCI does not stand on that parameter. That is, there is no control of. So first of all, sir, BCCI is not constituted by any statute, and there is no control of government over the BCCI. And so third, we can say that state has no any. हम इसे नो कंट्रोल कहेंगे या देयर इज नो डीप परवेसिव कंट्रोल. There is no deep pervasive control of the ये state, sir. डीप परवेसिव कंट्रोल की बात कौन से केस में की गई? Sir, in case of Ajay Hasia versus Khalid Mujib Sehrawardi, sir. यस करेक्ट ट्रू. तो दो गवर्नमेंट हैज कंट्रोल बट दैट इज ओनली ए रेगुलेटरी कंट्रोल, नॉट द परवेसिव कंट्रोल. आप चुप रहिएगा, बाकी लोगों को थोड़ा जवाब. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परवेसिव कंट्रोल? आपने अजय हाशिया के केस में खूब पढ़ा होगा इसे, डीप परवेसिव कंट्रोल. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परवेसिव? यस बताइए हिना. So that exists everywhere. The control of the government exists everywhere, sir, in the administration. Or financially, functionally, everywhere, sir. और कोई आंसर देना चाहेंगे परवेसिव का? यस शुभम. सर डीप एंड परवेसिव कंट्रोल का मतलब होता है कि सर गवर्नमेंट का फिनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और पर्सनल कंट्रोल हो. जो भी ऑफिसर अपॉइंटमेंट किए गए हो वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट किए गए हो और गवर्नमेंट का उसके ऊपर पूरा नियंत्रण हो. परवेसिव शब्द का मीनिंग क्या है? सर परवेसिव का मतलब है सर एब्सोल्यूट कंट्रोल. गूगल कर लीजिए थोड़ा. सब लोग लॉ स्टूडेंट की एक बहुत ही अच्छी आदत होती है डिक्शनरी यूज करना. तो डिक्शनरी, यूजिंग द डिक्शनरी जो हम लोगों ने स्कूल कॉलेज के टाइम में कर लिया, तो अब चलिए अब जो भी है, मतलब इंस्टीड ऑफ गूगलिंग डिक्शनरी यूज करना ज़्यादा बेहतर होता है. अभी टाइम बिंग के लिए कर लीजिए क्या परवेसिव का मीनिंग दिया हुआ है. सर कॉम्प्रिहेंसिव या सर एक्सटेंसिव. यस. और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, सबसे बड़ा कंट्रोल तो फाइनेंशियल कंट्रोल है. यस सर. सो अगर बीसीसीआई पे गवर्नमेंट का डीप परवेसिव कंट्रोल नहीं है, बीसीसीआई इज आल्सो नॉट डिस्चार्जिंग. किस तरह के फंक्शन के बारे में कहा था अजय हाशिया के केस में? Public function, sir. पब्लिक और गवर्नमेंटल फंक्शन. तो बीसीसीआई के बारे में कहा था कि ये दिस इज ओनली अ स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी. मैच का जो टाइमिंग, वेन्यू, सिलेक्शन ऑफ द प्लेयर्स, ये सारी चीज़ें डिसाइड करना. तो इन सारे चीज़ों में ना कोई पब्लिक फंक्शन इन्वॉल्व है ना गवर्नमेंटल फंक्शन इन्वॉल्व है. ये प्रॉफिट मेकिंग बॉडी है
और लेसच फेरे क्या होता? तो लेटेस्ट शेयर इकोनॉमी का ऐसा क्या रहता है, पूंजीवाद, जहाँ पे खाली से मैक्सिमम इकोनॉमिकल स्टेट, जहाँ पे खाली पैसा कमाना एकमात्र रुपये मतलब यस प्रकाश, लेसच फेरे मीन्स? So laissez-faire in simple words means free market economy. तो इसको भी गूगल कीजिए थोड़ी देर के लिए। लेसेज फेयर, ये सब पूछे गए हैं पिछले इंटरव्यूज में। Sir, laissez-faire means यहाँ पे गवर्नमेंट का बहुत कम कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी और ज्यादातर प्राइवेट ट्रेडर्स या फिर बिजनेसमैन ही ज्यादातर रूल करते हैं इकोनॉमी को। उस स्टेट की वजह से यस शिवम। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के बाद जब ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड वो था, तो उसी के बाद ये लेसेज-फेयर भी इंडिया के अंदर ज्यादा व्यापक रूप से एक बार लेसेज फेयर को गूगल भी कीजिए और क्या लिखा हुआ है देख के बताइए। गूगल में इसलिए आपसे करवा रहा हूं कि आप भूलेंगे नहीं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। Allow to do so. So it literally translates to let people do as they choose. the political and economic philosophy that advocates for minimal government interference in the economy. तो प्राइवेट सिटीजन्स के इकोनॉमिक मैटर में गवर्नमेंटल इंटरवेंशन कम हो ज्यादा हो? Minimum, sir. हाँ। तो नाउ हमारी जो गवर्नमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वी आर वेलफेयर स्टेट और व्हाट टाइप ऑफ कैपिटल स्टेट, सोशल स्टेट? Welfare state, sir. Welfare and social welfare state. तो वहां पे गवर्नमेंट का लिस्ट इंटरवेंशन होना चाहिए। तो और इसलिए ड्यू टू दीज रीजंस बीसीसीआई वाज हेल्ड नॉट टू बी अ स्टेट। ये कभी कभी वो जब इंटरव्यू बोर्ड वाले आपके जवाब से बहुत खुश हो जाते हैं, ऐसा भी हुआ है कि कोई किसी स्टूडेंट का इंटरव्यू आधे घंटे और 40 मिनट तक चला। ऐसे इंस्टांसेस बहुत कम होता। अगर आपका इंटरव्यू लंबा चलता है और वो आपकी बातें सुन रहे हैं, आप इंटरव्यू दे रहे होंगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग ही जाएगा कि माहौल क्या है, मौसम कैसा। तो अगर आपका लंबा इंटरव्यू होता है तो ये आपके लिए घबराने की बात है या अच्छी बात, मतलब घबराने की बात है या अच्छी बात है? अगर आपका लंबा इंटरव्यू चलता है तो अगर आपका इंटरव्यू लंबा चलता है तो दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव सर पॉजिटिव होता है इंटरव्यू। हाउ दिस इज पॉजिटिव? आप 5 मिनट में फ्री हो जाते हैं, आपको पकड़े हुए हैं। सर लंबा डिस्कशन का मौका मिलता है तो वो हमें ज्यादा अच्छी तरह से अब इंटरव्यू के दौरान डिस्कशन का क्या? इंटरव्यू के दौरान डिस्कशन जल्दी से वो सेटिस्फाई हो जाए और हमें इजाजत दें जाने के लिए। नहीं सर, वो भी मतलब ऐसे स्टूडेंट की तलाश करते हैं सर, जिनसे मतलब वो इस स्तर का बात कर सके जैसा उनका उस मैच्योरिटी के और उस लेवल का मतलब जो एक्सपेरिमेंट होता है, तो चाहते हैं कि सरकारी मतलब इंटरव्यू हो जैसा वो समझते हैं। हमारे कुछ स्टूडेंट का पिछले जो है मेरा अनुभव रहा है, जिसका भी लंबा इंटरव्यू चला
उसे बहुत ही अच्छे नंबर आए 80-84 तक। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि उनको बाहर ही करना है, उन्होंने किसी तरह से तय कर लिया कि आपको फेल करेंगे और 35 से कम देंगे, तो ये काम तो 5-7 मिनट में भी हो सकता है। इसके लिए वो आधा घंटा लगाएंगे फेल करने के लिए। अगर वो आपको समय दे रहे हैं और आपसे सवाल पूछ रहे हैं, तो दे आर हैप्पी और एंग्री? हैप्पी। आई डू नॉट नो, आप लोग बताइए। यस भीम, अगर वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आपका इंटरव्यू लंबा चल रहा, तो बोर्ड इज हैप्पी विथ यू और बोर्ड इज एंग्री टू यू? सर बोर्ड विल बी हैप्पी। मतलब ये हमारे अपने अनुभव के आधार पे हमने देखा, जिन जिन स्टूडेंट का इंटरव्यू लंबा चला है उन्हें बहुत अच्छे नंबर आए, बहुत ही अच्छे नंबर। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जिनका शॉर्ट इंटरव्यू चला उनके अच्छे नंबर नहीं आए। होता क्या है, ह्यूमन टेंडेंसी होती है, जो सबसे पहले स्टार्टिंग में जो इंटरव्यू है तो थोड़ा सा अच्छे, जैसे जैसे समय नजदीक होने लगता है तो जल्दबाजी वहां भी होने लगती है। तो अब जैसे आप एग्जाम देते हैं तो शुरू का क्वेश्चन तो बड़े आराम से लिखते हैं, और जैसे जैसे समय आपका गुजरता जाता है थोड़ा स्पीड बढ़ाते जाते हैं। क्या ऐसा होता है आपके साथ एग्जाम में? तो खैर, ये बहुत सारी, मतलब ये सारी फालतू की जो चीजें हैं ना, कि अरे उसका तो बहुत कम ही समय चला, मेरा तो इतना लंबा हो गया, मेरे को पता ना क्यों इतना लंबा। तो अब किसी भी तरीके से नेवर अलाउ निगेटिव फोर्सेस टू डोमिनेट यू। निगेटिविटी को एकदम बाहर रखिए। किसी भी, मैं मानता हूँ इंटरव्यू प्रेशर है, निगेटिविटी हो सकती है। अगर कोई भी निगेटिविटी होती है इमीडिएटली मुझे कॉल कीजिए। मैं जरूर, कभी ऐसा होता ही नहीं कि मैं जरूर आपके निगेटिविटी को आप जितना दूर करेंगे पर्सनालिटी उतनी निखर के आएगी और अच्छी पर्सनालिटी आपकी आएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। What is meaning of existing law in terms of Article 13? What is existing law? जी बताइए। Laws which were existing before the constitution came into force, sir. हाँ, और लॉ इन फोर्स किसे कहते हैं? यस, कुमार शुभम। Existing law is defined under Article 366 Clause 10 of the Indian Constitution. Existing law means law enacted prior to the commencement of the Constitution. गुड आंसर। और ये एग्जिस्टिंग लॉ और लॉ इन फोर्स किसे कहेंगे? So pre-constitutional law is it? और नया क्रिमिनल लॉ इन फोर्स नहीं है, लॉ इन फोर्स। माई क्वेश्चन टू यू इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ इन फोर्स? So any law that is valid is known as law in force. The laws which are presently valid and applicable toward the territory are in force. अगर कोई लॉ इनएक्टेड हुआ
तो जब तक उसको रिपील नहीं किया जाएगा तब तक वो एग्जिस्टिंग और लॉ इन फोर्स कहा जाएगा। Yes, sir. Article 372 explanation, sir. अगर किसी के पास कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट है तो पढ़िए उसको। ये पढ़ना जरूरी है। आर्टिकल 372 पढ़ लीजिएगा, थोड़ा लंबा सा है। कंटिन्यूएशन इन फोर्स ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड देयर एडेप्टेशन। If a law enacted validly by a competent legislature, then it shall remain existing, it shall remain law in force unless until it is repealed. तो ये सारे जो टर्म है इनमें है कुछ भी नहीं। एग्जिस्टिंग लॉ एंड लॉ इन फोर्स, these things, अनुराग आप ठीक हो? अब आपकी तबीयत खराब हो गई थी। अनुराग मेरी आवाज आ रही है आपको? ये सर आ रही है। अब तबीयत ठीक है? हाँ सर अब ठीक है। तो तुम्हारा सब्जेक्ट हम करवा रहे हैं, ये कॉन्स्टी तुम्हारा सब्जेक्ट है ना? तो अब हम लोग बात करेंगे फिर आगे कैसे इसको करना है कॉन्स्टी को। तो ये छोटे छोटे हैं, जैसे आपका एग्जिस्टिंग लॉ का डेफिनेशन कहाँ दिया हुआ है? आर्टिकल 366 में। और वो कहता है कि कोई भी जो लॉ है, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल या रेगुलेशन पास्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन बाय एनी लेजिस्लेचर अथॉरिटी और पर्सन हैविंग पावर टू मेक सच ऑर्डर या फेडरल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड, इस तरह से। तो मतलब जब आपको एक दो चीजों को समझना, आर्टिकल 366 क्लॉज 10 के अंतर्गत जो एग्जिस्टिंग लॉ की डिफिनीशन दी गई है, डज इट टॉक ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ? आप लोग, मैं बेशक 1-2 मिनट होल्ड कर लूंगा। आप लोग अपने कॉन्स्टी का बेयर एक्ट प्लीज सभी लोग निकाल लिया। और कुछ छोटी छोटी जो चीजें हैं ये सब कुछ इस तरह के टिपिकल क्वेश्चन है। हालांकि अब पता नहीं आई एम राइट और रॉन्ग, हमने ऐसा देखा है अपने अनुभव पिछले अगर किसी एक टिपिकल क्वेश्चन का आपने सही जवाब दे दिया तो उससे भी आपका इंटरव्यू डिसाइड हो जाता है, बहुत अच्छे नंबर आते हैं। और किसी मतलब ऐसा देखा गया। तो अब जैसे इसमें बहुत सारे ग्लिचेज हैं एग्जिस्टिंग लॉ के डेफिनेशन में, लॉ इन फोर्स के डेफिनेशन में। तो बेटर कि प्लीज आप सभी लोग कॉन्स्टी का बेयर एक्ट ले लीजिए। मैं भी लेके आ रहा हूँ बेयर एक्ट।
ले लिया आप सब लोगों ने बेयर एक्ट? यस सर। हाँ, तो ये पढ़िए आर्टिकल 366 का क्लॉज 10। यस सर। Existing law means any law, ordinance, order, bylaw, rule or regulation passed or made before the commencement of this constitution by any legislature, authority or person having power to make such a law, ordinance, order, bylaw, rule or regulation. हाँ, तो क्या इस डिफिनेशन के मुताबिक लगता है कि एग्जिस्टिंग लॉ इज द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ? जस्ट गिव ए थॉट, मैं आपको बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। यस सर, यहाँ लिखा हुआ है सर, मेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भीम कुमार, आपने हैंड रेज किया है। क्या आर्टिकल 366 क्लॉज 10 को पढ़ के लगता है कि एग्जिस्टिंग लॉ मीन्स प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ? Yes, sir, you can say that. एनी ऑफ यू, आप में से कोई कुछ कहना चाहेंगे इस पे 366 क्लॉज 10 पे कि एग्जिस्टिंग लॉ मीन्स प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ? यस सर। हाँ, तो चूंकि ये जो 366 definition, when the constitution was enacted and adopted for that purpose, existing law means for framers of our constitution the law which were existing prior to making of the constitution. अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या लिटरली SC/ST एक्ट है, दिस इज पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कह सकते हैं इसको, SC/ST एक्ट को? ठीक है। तो क्या SC/ST एक्ट एग्जिस्टिंग लॉ में आएगा या नहीं आएगा? जी सर, बिल्कुल है। सर आएगा, इसमें लिखा हुआ है सर, ऑथोरिटी और पर्सन हैविंग पावर टू मेक सच अ लॉ। कब? बिफोर द कमेंसमेंट? क्या बिफोर द कमेंसमेंट लिखा हुआ है? Sir, all are before the commencement of law, sir. Commencement of the constitution. हाँ, तो चूंकि ये जो डेफिनेशन है इस पे केस लॉ भी है, तो लीव असाइड द केस लॉ बिकॉज दिस इज इंटरव्यू, और तो केस लॉ वगैरह इस पे नहीं, मतलब उनका फेवरेट जब वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो गए आपसे, तो वो सारे बच्चे लोग को वहां पे लेके जाते हैं कि डिफरेंस बिटवीन एग्जिस्टिंग लॉ एंड लॉ इन फोर्स। एग्जिस्टिंग लॉ के बारे में कहाँ लिखा हुआ है, लॉ इन फोर्स के बारे में कहाँ लिखा हुआ? आपने रट्टा मार लिया, किसी ने कह दिया कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज द ओनली एग्जिस्टिंग लॉ एज पर 36610, तो डेट इज ए वेरी वेरी बैड आंसर। और एग्जिस्टिंग लॉ दो एज पर क्लॉज 10 ऑफ आर्टिकल 366 it is the pre-constitutional law, but literally a law which was enacted after commencement of the constitution and still in force has not been repealed. Such a law also can be called as an existing law. क्या कह सकते हैं ऐसे हम लोग? You never need to agree with me. हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कंसिडर मी एज ऑल्सो वन ऑफ द स्टूडेंट। यस प्रकाश। Sir, I have a doubt, sir. What will be the difference in that case between existing law and the law in force, sir? There is no such difference. लॉ इन फोर्स पढ़िए 370 इस 372
जस्ट रीड आउट, ये काफी लंबा है। Sir, continuance in force of जस्ट existing law until adaptation. 1 सेकेंड। Sir, only explanation we can do, sir. हाँ हाँ, और ये जो एक्सप्लेनेशन इसमें दिया हुआ है, लॉ इन फोर्स इन दिस आर्टिकल शैल इंक्लूड ए लॉ पास or made by a legislature or other competent authority in the territory of India before the commencement of this constitution and not previously repealed, notwithstanding that it or parts of it may not be them in operation either at all or in particular areas. Or so far as literally speaking, there is no much difference. What is the difficulty here कि ये जो constitutional provisions हैं, जब ये इनेक्ट हुए तो हमारे framer of constitution existing law means law which were in existence prior to making of the constitution, और उसी टर्म्स में उतना ही एक्सप्लेनेशन दिया। जब उस समय व्हाइल आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, उस समय ये जरूरत ही महसूस नहीं की गई कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा प्रावधान रखें और एग्जिस्टिंग लॉ के डेफिनेशन में ये भी लिखें कि एग्जिस्टिंग लॉ मीन्स नॉट ओनली द लॉ made before commencement of the constitution, but it shall also include law made after commencement of the constitution. Yes, Prakash, क्या कहना चाह रहे थे? You did. Yes, yes. Sir, if someone asks me that whether SC/ST Act is existing law or law in force, so then in that case, what would be our answer, sir? Law in force. I think law in force is the better answer. yes, sir, because if we go to section Article 13(3), it also mentions law in force. Yes, yes, yes. So can we say that? Yes, yes, yes. Law in force is the better answer. तो Thank you, sir. लेकिन इसको इस तरह से कैटेगराइज करना कि एग्जिस्टिंग लॉ इज ओनली द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, दिस इज जस्ट फुलिशनेस। सॉरी, ऐसा शब्द इस्तेमाल कर गया। कभी कभी मुझे जोश आ जाता तो मैं ऐसा बोल जाता, नहीं बोलना चाहिए मुझे इस तरीके से। जैसे आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं कि क्या कैन वी कन्फाइन एग्जिस्टिंग लॉ ओनली टू द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ? इवन इफ इट इज रिटर्न सो, क्या कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ये कहता है कि लॉ मेड आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ मेड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल नॉट बी नॉन एज एग्जिस्टिंग लॉ? क्या संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहा गया है कि आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो लॉ बनेगा वो एग्जिस्टिंग लॉ नहीं कहा जाएगा? नो सर, कहीं ऐसा प्रोविजन तो नहीं। तो ये जो इंटरप्रिटेशन होता है ना, डाइंग डिक्लेरेशन, तो उसमें क्या दलील दी गई डाइंग डिक्लेरेशन में कि कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि डाइंग डिक्लेरेशन का कोरोबरेशन करना जरूरी है। कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि अनकोरोबरेटेड डाइंग डिक्लेरेशन पे सजा नहीं होगी। ये हम लोग फिर डाइंग डिक्लेरेशन वाले में, तो दिस इज द मैनर ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो आपसे अगर देखिए, अब इन चीजों का बेहतरीन आंसर आप कैसे देंगे? तो आप कहेंगे कि एज पर आर्टिकल 366 क्लॉज 10 एग्जिस्टिंग लॉ बेसिकली मीन्स लॉ मेड प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट आई थिंक
that law made even after commencement of the constitution may be called existing law. ये कैसा आंसर रहेगा? आई थिंक करके बोलना। Yes. तो नहीं, आई थिंक शब्द का इस्तेमाल थोड़ा आई थिंक का इस्तेमाल कैसा? यस वो जब हम वहां से हम विद्वान थोड़ी इतना बड़े थे जो हम सोचे थे। क्यों? आई थिंक कहने का सिर्फ विद्वानों का ही अधिकार है। नहीं मतलब एरोगेंट नहीं लगेगा सर कि हम समझते हैं। अच्छा चलिए देखते हैं। यस यू तो my opinion यहाँ पे यूज कर सकते हैं ना, my opinion according to my opinion। यस यू शर्मा, आपने हैंड रेज किया, बोलिए। सर मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर ये दिया जा सकता है कि वी गो बाय द स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देन इट्स ओनली लिमिट अप टू द प्री एग्जिस्टिंग लॉ, बट इफ वी गो बाय द पर्पसिव इंटरप्रिटेशन देन द फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आल्सो वी कॉल्ड एज एग्जिस्टिंग लॉ। तो इस तरह करके भी आंसर दिया जा सकता है। हाँ तो देखिए, अब चूंकि जब आप ओपिनियन दे रहे हैं, ये इस कहने से कि आई थिंक, तो कोई आपने इंटरव्यू में अच्छे इंटरव्यू में, अक्सर यूपीएससी वगैरह लेवल के भी इंटरव्यू में और बहुत अच्छे जगह लीगल फील्ड में आई थिंक कहना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। और आई थिंक कहने का पेटेंट सिर्फ विद्वानों को ही नहीं है, हर कोई कह सकता है आई थिंक पे किसी का अधिकार नहीं है। आप ऐसे भी कह सकते हैं, और जो अभी शिवम शर्मा ने बताया उस तरीके से भी कह सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। और लॉ इन फोर्स सच ए लॉ which has still not been यस। तो इस पे हो गया डिस्कशन। और बाकी ये सब तो हम लोग कर लिया था। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरलिटी, इसमें बेहतर कौन है? ये आपको 39 सर एक्लिप्स बेहतर है सर। हाउ इक्लिप्स इज बेहतर? डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स सर व्हेन इट ऐसा कभी जब जरूरत पड़ता है तो उसको हम एनफोर्स में भी कर सकते हैं, इसलिए। यस राघवेंद्र। जी सर, तो दोनों ही संविधान जो डॉक्ट्रिन है उसमें तुलना करना थोड़ा मुश्किल कठिन होगा क्यों? इसका आंसर देंगे ना सर? जी बताइए। ठीक है, तो दोनों की तुलना, दोनों एक दूसरे के पूरक है और संपूरक है, इसलिए दोनों की तुलना करना उचित तो बहुत सही है। क्योंकि एक जो लेजिस्लेचर को यह निर्देश देता है कि कोई ऐसा कानून और नियम बनाए ही ना जो फंडामेंटल राइट को कम करे या उसको ये ब्रिज करे, और एक ये बात करता है कि अगर ऐसा कोई पहले तो कोई लॉ बना हुआ है, कानून पता चल रही है, जो उसको फंडामेंटल पार्ट 3 में जो दिए गए हैं फंडामेंटल राइट उसको कम करता हो या उससे असंगत बात करता हो, तो दोनों अपने आप में एक दूसरे के पूरक है। तो ये अगर ये हम कह सकते हैं कि एक आंख है तो एक शरीर का कान, तो दोनों की तुलना अपने अपनी उपयोगिता के मुताबिक। यस प्रज्ञा। So I think that the doctrine of ethics and doctrine of severity, तो दोनों का ही इतना इम्पोर्टेंस है। तो जहाँ पे लॉज जो है किए जा सकते हैं और जो इनकंसिस्टेंट पार्ट है उसको आराम से जो कंसिस्टेंट पार्ट है उसे सेपरेट किया जा सकता है, वहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरिटी लग जाएगी। लेकिन जहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है वहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स एक्ट करता है। तो सर दोनों ही मतलब डॉक्ट्रिन जो है वो हेल्पफुल रहेंगे। सोमा सरकार।
it is difficult to choose between the doctrine of severability and doctrine of eclipse, as both of them vary in their application. The doctrine of eclipse mainly applies to the pre-constitutional laws, and doctrine of severability the post-constitutional laws. Doctrine of eclipse applies only to pre-constitutional law, or by Ambika Mill it can also be made applicable to post-constitutional. Yes, it can be made applicable to post-constitutional laws, but with regard to the non-citizens. Yes, Prakash Anand. But both the doctrines have their importance in specific areas. Sir, doctrine of severability, if some parts are severed of a legislation which is unconstitutional or which is not in consonance of the Constitution of India, so then that part goes into suspended animation. It is not totally done away. In future, if some amendment is made in the Constitution, then it can be revived ab initio. So both cannot be compared to each other. I think they both are complementary and supplementary to each other. Yes, Rampreet. Yes, sir. So both doctrines have their advantage and disadvantages. The choice between both of them depend upon a specific context and circumstances of the cases. Yes, Hina. Sir, the purpose of both the doctrines are similar. That is, the offending provision, if contravenes fundamental right, is declared void, sir. That's a good answer. अब ये देखिए, अब ऐसे क्वेश्चंस को आपको जो भी बोलना है पोलाइट तरीके से वहाँ पे, और फ्लेक्सिबल रहना है उनके सामने। अभी आप लोगों ने जो आंसर दिए, अच्छे आंसर दिए। एक व्यू ये भी है कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी में दैट इज offending portion is to be taken out of the statute book. It has to be scrapped. क्या होता है ऐसा डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी में? सीवर मीन्स सर इनकंसिस्टेंट पार्ट को हटा दिया है सर। हाँ, दैट इज सीवर्ड। यस सर, सीवर्ड दैट इज टेकन आउट। तो लॉ बनने में हमारे सैकड़ों साल का एक्सपीरियंस होता है, सैकड़ों हजारों सालों का, जो बहुत दिनों से चीजें चलती आ रही है, रेगुलर प्रैक्टिस, इस्टेब्लिश प्रैक्टिस है, उनको लिख दिया गया, लॉ बन गया। तो एक हजारों साल की उपलब्धि हमने 2 सेकंड में उठा के बाहर फेंक दिया गार्बेज में, सीवर करते हुए। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स में उसे सीवर नहीं किया जाता, बट इट रिमेन्स इनटू कौन से कंडीशन में, डोरमेंट या डोमिनेंट? डोरमेंट कंडीशन। डोरमेंट। देखिए वहां पे गलतियां क्या होती, यू नो डोरमेंट, और इस तरह से वो पूछते हैं कि आपने पढ़ा है ठीक से, डोरमेंट है डोमिनेंट है? तो अब पता नहीं आपने सही जवाब दिया या अभी गलत दिया, आई डू नॉट नो। मुझे ये बताइए, इज इट डोरमेंट और डोमिनेंट? डोरमेंट सर। डोरमेंट सर। डोरमेंट है सर। आर यू श्योर? यस सर। चलिए आप श्योर है तो हम भी मान लेते हैं, यस दैट इज डोरमेंट। डोरमेंट मीन्स वायरस जो है वो लिविंग है या डेड है? मैं जस्ट लीक से अलग हटके इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज जब तक सजीव के सच में नहीं आएगा, मरा हुआ। वायरस लिविंग और डेड दोनों के बीच का है, यह एक्टिव कभी भी हो सकता और इनएक्टिव भी हो सकता, जब तक उसे लिविंग बीइंग ना मिल जाए। हाँ हाँ हाँ। तो उसे हिंदी में शायद सुसुप्ता अवस्था क्या कहते हैं हिंदी में? हाँ, उसी तरह से। तो इसको याद रखिएगा, डोरमेंट।
वो वहां पे थोड़ा आपको कंफ्यूज कर देंगे कि डोरमेंट डोमिनेंट, अगर तो उनके कंफ्यूज करने से आपको घबराना नहीं है। आर्टिकल 13(2) क्या है? तो 13(2) ये बताता है कि जो भी लॉ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया जाएगा वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए, इनकंसिस्टेंट या फिर डेरोगेटरी नहीं होना चाहिए। जो बनाया जाएगा, यस, आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ 13(2) बनने के बाद ये लॉ बनाया जाएगा। हाँ हाँ। तो नो लॉ कैन सर्वाइव इफ इट इज कंट्ररी टू द फंडामेंटल राइट। क्या ये कहना ठीक है? No law can survive if it is contrary to the fundamental right. बताइए सोचकर। जो लॉ फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट हैं या कंट्ररी हैं, क्या वो लॉ सरवाइव करेगा और हैज टू बी स्ट्रक डाउन? वर्ड नहीं बना। The laws will be inconsistent, then it will be declared as a void, sir. That has to be struck down. तो आर्टिकल 13 gives additional protection to fundamental right. Not only it gives additional protection to fundamental right, it also gives somewhat supremacy of fundamental right comparing with the other statutory right. If there is a conflict between fundamental right and the statutory right, which one will prevail? Fundamental right. तो 13(1) से क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेट में, व्हाट इज स्टेट में सीधा सीधा क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज आर्टिकल 13(1)। ऐसे इसी शब्द में क्वेश्चन होता है। हम लोग शब्दों को इसलिए पकड़ते हैं, जैसे आप इंटरव्यू दे के आएंगे, आपसे हमारी बात होगी, अब आपने भी यही हमें बताया व्हाट इज आर्टिकल 31, बाकी और भी स्टूडेंट ने बताया कि यही पूछा गया था, तो वी कम टू कंक्लूजन कि हाँ ऐसा ही पूछा। अगर एक ही चीज को बहुत सारे लोग कह रहे हैं तो उस चीज में, उस बात में थोड़ा बहुत है। और इसी से लेते हुए एक प्रोविजन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, एविडेंस ऑफ सिमिलर इंस्टांसेस। एविडेंस ऑफ सिमिलर इंस्टांसेस रेलिवेंट है या नहीं? हाँ, It's not relevant, sir. when there is a question when the act is accidental or intentional, then सर रेलेवेंट है। Relevant under section 15 of Indian Evidence Act. कॉन्स्टी से हम लोग भाग गए उधर को, चलिए एनीवे वो आगे। तो ये जस्ट कि मतलब बिल्कुल 4 शब्दों का क्वेश्चन, व्हाट इज आर्टिकल 13(1) ऐसे ही पूछा जाता है, अभी तक खूब पूछा गया है। क्या जवाब देंगे इसका? बताइए, एनी ऑफ यू? All three existing law which are inconsistent with the fundamental right, then such pre-existing law become void. Become void when? Since when? So then the inconsistency, when the law comes in conflict with the fundamental right. Becoming void from which date? From the date of commission of constitution. Yes. Now correct.
इससे रिलेटेड एक बहुत ही हिस्टोरिक केस है। केशवा माधव, क्या नाम है, मेनन। उस केस के फैक्ट को जरूर याद रखिएगा। दैट इज ए हिस्टोरिक केस। अब हम लोग कल विश्वकर्मा पूजा है, कल करेंगे आप लोग? Yes, sir. तो चलिए आज के लिए इतना ही। ये अभी क्वांटिटी का अभी कंक्लूड नहीं हुआ है। यस प्रकाश। Sir, yesterday you left us with a question, sir, whether the proceeding under section 174 CRPC is in nature of inquiry or investigation. अरे मैं भूल गया था। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी, वेरी थैंक यू। Yes, sir. Please, sir. Yesterday my wife was taken to the hospital emergency। जब क्लास मैंने होल्ड किए, मतलब अचानक से बंद किया ना, देयर वाज मेडिकल इमरजेंसी, इमीडिएट वैसे ही छोड़ के भागे हॉस्पिटल। फिर थोड़ी देर मतलब वहाँ से तो, और फिर अब आजकल थोड़ा है वैसे ही परेशानियाँ जो भी है। चलिए प्रोसीडिंग्स अंडर आर्टिकल 174 CRPC। पहले तो ये बताइए कि नया वाला कौन आर्टिकल बोल दिया कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 174 CRPC, now it is 194 DNSS. हाँ, तो what is the nature of proceeding? Whether it is inquiry or it is trial? Trial is always Inquiry है sir. यस प्रकाश, आप बताइए। Sir, yesterday you asked whether it is in nature of inquiry or investigation, sir. So what will be? ये मैं भूल गया था कल का क्वेश्चन। So far as inquiry and trial is concerned, this is concluded that this is inquiry, this is not the trial. Trial जो होता है हमेशा on the charges of offense, और trial culminates either into acquittal or Conviction. हाँ। अब yesterday was the question whether it is inquiry or it is investigation। तो investigation pertains to a crime। क्या ऐसा कह सकते हैं? अगर मैं बोलूं कि इन्वेस्टिगेशन pertains to a crime, Yes, sir, it can be said. an inquiry is to know the truth। अब सस्पिशियस डेथ है, कॉज नहीं पता है, तो फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी है कि आखिर व्हाट इज द कॉज ऑफ डेथ। अगर कॉज पता लगता है और उस कॉज से अगर कोई ऑफेंस का सर्जन होना पाया जाता, तो वैसे केस में FIR दर्ज होगी और इन्वेस्टिगेशन भी होगी। इन्वेस्टिगेशन के लिए FIR का दर्ज होना जरूरी है या जरूरी नहीं है? तो जरूरी नहीं है। बिना FIR के भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। यस सर। बाकी लोग बताइए।
Yes, sir. Before the FIR investigation हो सकता है सर. नहीं नहीं, मैं आपसे दूसरा बिफोर FIR इन्वेस्टिगेशन, मेरा क्वेश्चन Section 157 विदाउट FIR क्या इन्वेस्टिगेशन हो सकता है या नहीं हो सकता? यस प्रकाश. Sir, FIR, as we know, sir, is the initiation of a criminal motion. Is an initiation of a criminal proceeding or criminal motion that sets criminal law in motion, sir. हम लोग इसे ऐसा कह सकते हैं कि FIR sets the criminal law into motion. क्या ऐसा कह सकते हैं? If you look at section 157 CRPC, sir, it itself says when a police officer receives information from any source or otherwise, so that otherwise is also mentioned that an FIR can also be lodged under section 157(1). That is the power given to the police officer who is going to investigate the case, sir. So FIR is the first step of investigation, sir. Right. Correct. Whenever there is information about offense, FIR is to be registered. सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को काफी हाईलाइट किया ललिता कुमारी के केस में, और क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? इन कॉग्निजेबल केसेस पुलिस इज बाउंड टू रजिस्टर्ड द FIR. और नए क्रिमिनल लॉ में क्या पोजीशन में कोई चेंज आया है या वही है? More or less the provisions are same, except there a new provision relating to zero FIR and e-filing of FIR is given in the section 174 of BNSS. अब क्वेश्चन इज दिस कि पुलिस refuses to register FIR in a cognizable case. Can police be compelled or not? आप ये समझते हैं कि अपराध हो और मुकदमा दर्ज ना हो कितना बड़ा इशू होगा? सर ये ऑफेंस भी है, अगर पुलिस ऑफिसर किसी पर्टिकुलर अगर FIR 166A या 766A और अगर पुलिस का पर्टिकुलर ऑफेंस मेंशन है, उन्हीं ऑफेंसेस अगर करेगा तभी। और ये जो है ये सारे होल डिस्कशन स्टार्टेड कि ये जानने के लिए कि 174 की प्रोसीडिंग्स इंक्वायरी है या इन्वेस्टिगेशन। तो व्हेन देयर इज ए डेफिनेट इंफॉर्मेशन दैट ए क्राइम हैज बीन कमिटेड, then there has to be investigation. Investigation pertains to a crime. ये दो लाइन ठीक है क्या प्रकाश? बाकी बच्चे प्रज्ञा, हिना, सोमा? Yes, sir. हाँ, 174 में there is no definite information that whether if at all a crime was committed or not. सुशांत सिंह राजपूत के केस में, वो तो आपने अभी हाल फिलहाल देखा ही होगा आपने, तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में मेडिकल बोर्ड ने भी कहा कि देयर इज नो साइन ऑफ ऑफेंस. So there may be suspicious circumstances
देयर में बी सस्पिशियस डेथ, तो चूंकि ऑफेंस हुआ है कि नहीं हुआ इट इज अनश्योर, तो इंक्वायरी सिर्फ इसी बात की होती है कि ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ। महाराष्ट्र पुलिस ने क्या किया था सुशांत सिंह राजपूत के केस में? महाराष्ट्र पुलिस was finding the fact, trying to find the fact that whether any offense has been committed or not with regard to the death of सुशांत सिंह राजपूत। क्या कहा था महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने? वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट महाराष्ट्र ने नो ऑफेंस इज मेड आउट, और उसी चीज को दो बार मेडिकल बोर्ड बिठाया गया। मेडिकल बोर्ड ने भी कंफर्म किया या नहीं किया? सुशांत सिंह राजपूत के घर वाले कह रहे थे कि ऐसे ऐसे, अब उनके घर वालों का बयान वो एक अलग चीज है। उनके बयानों में अब डेथ हुआ है, रिलेशनशिप कुछ ऐसा था, तो स्वाभाविक है कि इस तरह से फैमिली मेंबर रिएक्ट करेंगे। तो अगर वो क्या नाम थी वो लड़की, उसका सुशांत सिंह राजपूत की जो फ्रेंड थी कोई, हाँ नेहा चक्रवर्ती, मैं भूल गया हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा नाम उसका। अब जो भी उसका चक्रवर्ती से रिया चक्रवर्ती, यस। तो रिया चक्रवर्ती का कोई रोल होता इफ शी वुड हैव अबेटेड सुसाइड। सुशांत सिंह राजपूत के घर वालों ने यहां तक भी कहा कि मर्डर है, दिस इज मर्डर। तो whether it is murder or not, whether there is sign of violence on the body or not, तो अगर एपरेंट है कि क्राइम हुआ है तो इन्वेस्टिगेशन होगा, एफआईआर दर्ज होगा। लेकिन एज लॉन्ग देयर इज ए डाउट, तो ये जानने के लिए कि क्राइम हुआ है या नहीं हुआ है, उसके लिए इंक्वायरी हो। तो इस तमाम डिस्कशन से क्या लगता है कि सिटिंग अंडर सेक्शन 174 इज इट इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन? बताओ प्रकाश। So primarily it's an inquiry, and if some offences were made out in inquiry, then investigation can follow out. Investigation under other provisions, not under the provision of 174। फिर जो BNSS में रेगुलर जो प्रोविजंस है उनके तहत। तो इन नटसेल प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 174 CRPC, now 194 BNSS, it is into the nature of inquiry. और इंक्वायरी इज नेसेसरली ए मजिस्ट्रियल एक्ट और एक्ट ऑफ कोर्ट, या कोई भी इंक्वायरी कर सकता है? इंक्वायरी का क्या डिफिनीशन दिया हुआ? सर न्यायालय के आदेश पे कोई भी इंक्वायरी कर सकता है। न्यायालय किसी से द्वारा करा सकता है, न्यायालय खुद करे या किसी द्वारा कराए। इंक्वायरी का क्या डिफिनीशन दिया हुआ? आप जरा ये कहना, इंक्वायरी के बारे में इसलिए पूछा जाता है कि इंक्वायरी के बारे में बहुत एक मिसकंसेप्शन
सादे कागज पे लिख लीजिए, इंक्वायरी इज नेसेसरली ए मजिस्ट्रियल एक्ट। इंक्वायरी कोई भी नहीं कर सकता। इंक्वायरी कैन बी कंडक्टेड आइदर बाय मजिस्ट्रेट और बाय द कोर्ट। पढ़िए सेक्शन 2K। टू के को पढ़ के सुनाइए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल दैट इज कंडक्टेड अंडर दिस संहिता बाय द मजिस्ट्रेट और द कोर्ट। तो केवल मजिस्ट्रेट और कोर्ट लिखा हुआ है, एनी पर्सन भी लिखा हुआ है इसमें? तो इंक्वायरी सिर्फ दो ही लोग कर सकते हैं, या तो मजिस्ट्रेट या कोर्ट। कैन कोर्ट ऑथराइज समवन टू कंडक्ट इंक्वायरी? No. दैट वुड जुडिशियल प्रोसीडिंग तो कोर्ट ही कर सकते हैं। that would be contrary to the BNSS. Court has no power to authorize a private person to conduct inquiry so far as BNSS is concerned. तो 174 में 174 नए वाला 194, तो इसमें पुलिस टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन। अब नाउ यहाँ पे होता है ये तो इंक्वायरी, अब फिर तो पुलिस करेगी। तो हेडिंग में पुलिस टू इंक्वायर, पुलिस रिपोर्ट करती है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। तो 194 का इंक्वायरी जुडिशियल मजिस्ट्रेट करता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट? नॉर्मली एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। हाँ यस। एसडीएम और स्पेशल को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कर सकता है जो सशक्त बनाया गया। हाँ, तो वो एसडीएम वगैरह एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की ही कैटेगरी में आते हैं। तो आप देखिए एक चीज और खूब पूछा जाता है। मेरे को कोई बच्चा जो है, आज दिन में बात हो रही थी, तो बता रहा था, मतलब उसने अपने, उसके लिए नाम तो मैं नहीं लूंगा, वो कहीं, तो उसे बताया गया कि यही चीज है कि इंक्वायरी, कोर्ट किसी को भी इंक्वायरी के लिए अथोराइज कर सकते। तो हमने उसको समझाया, हमने कहा कि भैया तुम्हें अगर मेरी बात समझ में आती है ठीक है, नहीं आती है तो जो तुम्हें बताया गया वो मान लो। हमेशा ध्यान रखेंगे इंक्वायरी नेसेसरली। सर यस, मेरा क्वेश्चन है, जो सीबीआई की द्वारा इंक्वायरी होती है कोर्ट के आदेश पे, तो उसको क्या that is a separate thing into the CBI Act. So far as CRPC, जो BNSS है, सीबीआई को दे दिया, चाहे इन्वेस्टिगेशन लगा दिया, या कोई भी मतलब चाहे स्पेशल कोई कमेटी बना दी गई इंक्वायरी के लिए, तो वो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट एक अलग से है। थैंक यू सर। देयर इज ए सेपरेट, हम लोग सुनते हैं ना कि जुडिशियल इंक्वायरी कराइए, तो एक अलग एक्ट है, दैट इज इन कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट। तो BNSS के अंतर्गत इंक्वायरी कैन ओनली बी कंडक्टेड आइदर बाय मजिस्ट्रेट और द कोर्ट। एक दूसरा इसी तरह का क्वेश्चन होता है कि क्या पुलिस ऑफिसर को कोई कंप्लेंट दी जा सकती या नहीं दी जा सकती। ये खूब पूछा गया क्वेश्चन बिहार जे में। तो पुलिस को कंप्लेंट आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते।
यस सारा नहीं दे सकते हैं कंप्लेंट, तो हमेशा मजिस्ट्रेट या न्यायालय का समझ होता है। यस सारा आप बताओ। सर अगर कंप्लेंट देते हैं तो उसमें पुलिस खुद कंप्लेनेंट बन जाता है और फिर वो वहां से कोर्ट तक पहुंचाता है उस चीज को। ऐसा भी प्रोविजन है, या आप किसी दूसरे, या आप किसी दूसरे प्रोविजन को किसी तीसरे तरीके से आप बता रहे हो? यस प्रकाश। नहीं सर, पुलिस को नहीं। So if we go to the definition which is given in the section 2H of BNSS, sir, a complaint is an allegation made orally or in writing to a magistrate with a view to take some action upon that. So if we are saying that complaint can only be made to magistrate. However, if a file is lost and in investigation process some non-cognizable offense or some non-cognizable offense is made, then in that case, police will be deemed as complainant, and that report or that information will be deemed as complaint. करेक्ट। हम लोगों को इसको ऐसे बोलना है कि एज पर BNSS कंप्लेंट इज नेसेसरली मेड टू द मजिस्ट्रेट। पूछेंगे कि पुलिस को फिर क्या, तो कहेंगे कि पुलिस को क्राइम की इंफॉर्मेशन दी जाती। ये जो हमारा सेक्शन था 154 पुराना वाला, तो 154 CRPC में इंफॉर्मेशन की बात की गई है या कंप्लेंट की बात की गई है? नाउ इट इज 173। तो इज देयर वर्ड यूज कंप्लेंट और इंफॉर्मेशन? तो मतलब इसमें एज पर लगा के जरूर बोलिएगा। तो वो आपसे पूछें कि क्या पुलिस को कंप्लेंट नहीं दी जा सकती, तो आप कहिएगा कि सर वैसे बोलचाल की भाषा में तो कंप्लेंट कोई सामान खरीदा वो काम नहीं कर रहा तो कंपनी को भी कंप्लेंट किया जा सकता। लेकिन स्ट्रिक्ट सेंस में देखा जाए BNSS के मुताबिक तो कंप्लेंट कैन ओनली बी मेड टू मजिस्ट्रेट को। मजिस्ट्रेट और कोर्ट, क्या सेशन कोर्ट को भी कंप्लेंट होगी? कोर्ट सर, ओनली मजिस्ट्रेट। इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूं कि एडिशनल मीनिंग नहीं देना है। दीज आर, अंग्रेजी ग्रामर के किताब में हम लोग पढ़ते थे, कौन सा एरर? हाँ, तो ये भी लॉ के लिए कॉमन एरर है। अब हमें तो बहुत दिन हो गया भाई ग्रामर पढ़े हुए, कॉमन एरर में सारा भूल चुका हूं, मुझे कुछ भी याद नहीं है कॉमन एरर में। लेकिन लॉ के लिए दिस इज ए सीरियस एरर। क्या कंप्लेंट सेशन जज कोर्ट को कंप्लेंट की जाएगी या मजिस्ट्रेट को? मजिस्ट्रेट को क्या? ये सारा सर मेरा 174 वाला अभी भी क्लियर नहीं हुआ सर। उसमें आपने बताया कि वो तो सिर्फ वो जुडिशियल प्रोसीडिंग है और वो कोर्ट या मजिस्ट्रेट के थ्रू होता है, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के थ्रू ही होगा। तो फिर इसमें SDM और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो करते हैं इंक्वायरी, तो फिर वो कैसे होगा सर? ये जुडिशियल प्रोसीडिंग का मतलब प्रोसीडिंग कई तरह का होता है, जुडिशियल प्रोसीडिंग, क्रिमिनल प्रोसीडिंग, सिविल प्रोसीडिंग, बहुत सारे ऐसे भी प्रोसीडिंग्स होते हैं जो कि एक जज करता है
कोर्ट में होता है, लेकिन स्टिल इट इज नॉट कंसिडर्ड एज जुडिशियल प्रोसीडिंग। लैंड एक्विजिशन एक्ट में कलेक्टर ने कोई प्रोसीडिंग करी तो दैट इज आल्सो नॉन एज ए जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग never means कि it has to be conducted by the judicial magistrate। सेशन जज ट्रायल कर रहा, क्या वो जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं होगा? बताइए सोच क्या। सेशन ट्रायल इज जुडिशियल प्रोसीडिंग और नॉट? कोई भी ऐसी कार्रवाई जो न्यायालय के रूप में या न्यायाधीश के रूप में न्यायालय के द्वारा न्यायाधीश के रूप में की जाने वाली सारी कार्रवाई जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं कही जा सकती। हाँ, सामान्यतः कही जा सकती है। जुडिशियल प्रोसीडिंग का डेफिनेशन है ए प्रोसीडिंग इन विच ए डेफिनेटिव जजमेंट कैन बी पास्ड। बहुत सारे इस पे केस लॉ है। इफ देयर इज ए नेचर ऑफ द प्रोसीडिंग इन विच देयर हैज टू कम आउट ए डेफिनेटिव जजमेंट, देन दैट मे बी कॉल्ड एज द जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो दिया हुआ है ऐसा कोई कार्रवाई जिसके ऊपर विधि के रूप में शपथ पत्र पे लिया जाए, जुडिशियल प्रोसीडिंग। इसका और भी बहुत लंबा चौड़ा डेफिनेशन है एंड इट्स ए वेरी बिग चैप्टर, इंटरव्यू के लिए उतना सूटेबल नहीं होगा। सारा तुम्हारा 174 का प्रोसीडिंग दैट इज इनटू द नेचर ऑफ इंक्वायरी, समझे? अब यस सर। वो इंक्वायरी है, वो इन्वेस्टिगेशन। जब तक क्राइम नहीं है तब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। देयर हैज टू बी ए क्राइम। अगर क्राइम है तभी इन्वेस्टिगेशन होगा। एविडेंसेज है तो एक्यूज चार्जशीटेड होगा, और एक्यूज चार्जशीटेड होगा तो फिर कोर्ट कॉग्निजेंस वगैरह लेके जो आगे की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। सीआरपीसी के सेक्शन 202 में आज ज्यादा टाइम हो गया। आज हम लोग कॉन्स्टी खींचे, मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन था वो दिया हुआ था। इंक्वायरी है 174 या इन्वेस्टिगेशन है। तो आई होप एंड बिलीव आप लोगों को क्लियर हो गया, अब इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी। यस सर। और देखिए, अगर आपको मौका मान लीजिए मॉक में बोलने को नहीं मिल पाता है तो आप हैंड रेज कीजिए या मुझे मैसेज कीजिए, हम जरूर आपको मौका देंगे। देखिए, वो आप खुद भी बोलेंगे तो भी इम्प्रूव कर सकते हैं, औरों को भी बोलते हुए सुनेंगे तब भी इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ चीजें 1-to-1 सेशन में चलाई जाएंगे। तो कॉन्स्टी के कल मैं क्वेश्चन नहीं पोस्ट करूं, कॉन्स्टी में अभी बहुत सारा चीज बचा हुआ है। कल मैं 30 क्वेश्चन पोस्ट करते हुए डर रहा था कि ये सारे हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। अभी कॉन्स्टी में बहुत सारी आर्टिकल 15 बचा हुआ है, 16 बचा हुआ है, 15(4) और 16(4) में क्या डिफरेंस है ये भी पूछे गए हैं। हम लोगों के पास ईच एंड एवरी क्वेश्चन
मतलब लमसम बहुत अच्छा स्टॉक है हम लोगों के पास। तो कल क्वांटिटी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए क्वांटिटी के, उनको ही कंप्लीट किया जाए, क्या किया जाए बताइए आप लोगों का। कंप्लीट कर दिया है। तो प्रकाश आप किसी ग्रुप में हो कि नहीं? नहीं सर, अभी तो नहीं है। तो क्या ग्रुप ज्वाइन करना चाहोगे या यू आर इंडिविजुअली ऑलराइट? सर मेरे लिए डिस्कशन से ज्यादा हेल्पफुल है जो यहाँ पे क्लास में होती है सर। अब देखो अपने अपने चॉइस हैं। हम लोग इस बार ये रेडीमेड आंसर देना बहुत ही आसान काम है, मुझे भी इतना समय नहीं लगेगा। ये डिस्कशन बताना, समझाना, आपको उस प्लेटफॉर्म पे ले जाके तैयार करना, अब जो चीजें आप समझते जा रहे हो वहां पे मिस्टेक या एरर के चांसेस काफी कम होंगे। और अगर आप नहीं समझोगे, डिस्कशन नहीं होगा, तो ये वाला डिस्कशन क्या आपको दोनों मिल सकता है, आंसर भी मिल सकता है, डिस्कशन भी। लेकिन आंसर देने में हम लोगों का एक्सपीरियंस रहा है कि आंसर देने से खतरा ज्यादा है। खतरा इसलिए ज्यादा है कि एक जैसे आंसर जाएंगे वहां पे। बहुत सारे आप देख ही रहे हैं ना कितने स्टूडेंट हैं इंटरव्यू के हम लोगों के पास। और अधिकतर स्टूडेंट का, आप मान लीजिए कि आप ही 5 आदमियों से कोई एक चीज पूछे और पांचों का एक ही ऐसा आंसर हो, तो थोड़ा लगता नहीं? मान लीजिए कि थोड़े बहुत स्टूडेंट होते तो हम लिख के भी दे देते, इतने सारे स्टूडेंट और लिखत में दें हम आंसर और उनमें से रिपीट होने, तो बेहतर है कि हम लोग डिस्कस करते चलें। क्या सोमा क्या कहती हो? आलोक, रामप्रीत? वो सब डिस्कस ही सही है सर। रामप्रीत तो चलिए, आज तो काफी टाइम हो गया। शुभ रात्रि सर। गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक्स।